शौहर के दोस्त दुबई से आए तो कहने लगा, मॉडर्न लिबास पहनना, सबके सामने पर्दा न करना। मैं कुरान पढ़ रही थी। मैंने कुरान बंद किया और जवाब दिया, मेरी हया मेरा फख्र है। अगली सुबह उसने मुझे तलाक के कागज पकड़ा दिए। मैं रोकर भाई के घर पहुंची तो अंदर से अब्बा की चीखों की आवाज आई। अंदर गई तो भाई लाठी से अब्बा को मार रहा था। मैंने चीख कर भाई को रोका, अब्बा को सीने से लगाया। अब्बा ने कपकपाते लबों से ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैं किचन में खड़ी खाना पका रही थी जब अचानक मुझे घबराहट होने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैंने फौरन ही हांडी का चूल्हा बंद कर दिया था और किचन से बाहर हो गई थी जब अचानक मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। मैं वहीं जमीन पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। मेरे शौहर कमरे में ही मौजूद थे, लेकिन घबराहट इतनी थी, उनको पुकारना चाहती थी, अपने लबों से अदा नहीं कर पा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पास पड़ा हवा गिलास जोर से जमीन पर गिराया था जब अचानक अंदर से उनकी आवाज, ऐ किया हुआ है नजमा, सब खैरियत है। मगर मुझे इतनी घुटन हो रही थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। मैंने साथ रखा हुआ जग भी गिरा दिया था, लेकिन तब भी वो बाहर नहीं आए थे। सिर्फ उनकी आवाज बाहर आई थी, क्या हुआ है नजमा? कुछ बोलूंगी, मगर मैं सीधी जमीन पर लेट गई। मेरी आंखों से पानी निकालने लगा था। ऐसा लगता था जिससे कोई मेरा गिला दबा रहा हो। अचानक ही मेरे शौहर बाहर आ गए थे और मेरी हालत देख फौरन ही मेरे करीब आए थे। उनके पास इते ही मेरी सांस बहाल होने लगी थी। वो कुछ कहते इससे पहले ही मुझे जब दम चुक्कर से आए थे और मैं उनकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। उन्होंने बमुश्किल मुझे संभाला था और सीधा कमरे में ले गए थे। मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मारी गई तो मेरी आंख फौरन खुल गई थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी गहरी खाई से बाहर निकली हूं। वो मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ था? तुम बेहोश क्यों हो गई? और नीचे जमीन पर क्या कर रही थी? चंद लिम्हे के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, मगर जैसे ही मेरा होश बहाल होने लगा, मैं उनको देखते हुए बोली, अचानक ही दम घुटने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गिला दबा रहा है। पता नहीं किचन में भी इतना दिल घबराया कि मैंने हांडी का चूल्हा भी बंद कर दिया है। सालन खराब हो जाएगा, अब आग लगा देंगे जाकर। जबकि वो बोले, हाँ मैं कर देता हूं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर के पास ले चलूं? आज से पहले तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि मैं भी सर हाँ में हिलाते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा, ये हुआ क्या है? मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूं, सिर्फ आग लगा दें, सालन पक जाएगा, जलने से पहले बंद कर लिएगा। ये कहकर मैं वापस लेट गई, जबकि मेरे शौहर सर हाँ में हिलाकर किचन की तरफ चले गए थे। चंद लम्हे बाद किचन से उनकी चीख बरामद हुई थी, नजमा इधर आओ, ये क्या हुआ है? किचन में तुमने क्या जंग लड़ी है यहां पर? उनकी आवाज पर मैं फौरन बिस्तर से उठी थी और लड़खड़ाते कदमों के साथ किचन में दाखिल हुई थी। लेकिन अगला लम्हा जान निकाल देने वाला था। पूरा सालन जमीन पर बिखरा हुआ था। मेरे शौहर एक तरफ खड़े थे। मेरे मसाले के डब्बे, सब्जियां और हत्ता के फर्ज के अंदर मौजूद सामान भी जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं और मेरे शौहर परेशान नजरों से किचन का बुरा हशर देख रहे थे। वो कुछ कहते थे, उससे पहले ही मैं घबराए हुए लहजे में बोली, ये सब कैसे हुआ? मैं बिल्कुल साफ किचन छोड़कर बाहर निकली थी। जैसे ही मुझे घबराहट होने लगी, मैं बाहर आ गई थी। ये फर्ज का सामान कैसे बाहर आ गया? जबकि वो बोले, ये तुमने ही फेंका होगा।
उस दिन भी तुम्हें गुस्सा आ गया था तो तुम सामान फेंक रही थी। अभी भी तुमने ग्लास और जग फेंका था। मैं फौरन बोली, वो तो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए किया था, क्योंकि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मैं आवाज नहीं दे पा रही थी। लेकिन ये सामान मैंने नहीं फेंका। अचानक ही वो मुझे देखते हुए बोले, कोई जरूरत नहीं है आराम करने की, बिला वजह का तमाशा बनाया हुआ है। किचन साफ करो, मैं बाहर जा रहा हूं। वैसे भी कल मेरे दोस्तों को इना है, उन्हें भी करने मुझे एयरपोर्ट जाना होगा। मैं कुछ कपड़े लेने जा रहा हूं। तुम किचन का हाल दुरुस्त करो जबकि मैं बना कुछ भी कहे खामोशी से पूरे किचन का जायजा ले रही थी। मेरे शौहर चले गए थे। लम्हे भर के लिए मुझे खौफ महसूस हुआ था, कहीं मेरे घर के अंदर कोई चोर तो घुस नहीं आया। कुछ सोचकर मैंने साथ रखा हुआ डंडा उठा लिया था और घर का कोना कोना देखने लगी थी। अगर कोई था तो मेरा इरादा उसको मार भगाने का था। मेरा पूरा किचन बर्बाद कर दिया था, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। घर की कंडीदी भी अंदर से लगी हुई थी, लेकिन ये सामान कैसे गिरा? सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मगर किचन की हालत इतनी खराब थी कि अगर मैं साफ नहीं करती तो मजीद परेशानी होती। इसलिए मैं धीरे धीरे सफाई में लग गई थी। सबसे पहले मैंने तमाम डब्बे उठाकर स्लिप पर रखे थे और जितना भी फर्ज का सामान नीचे जमीन पर गिरा हुआ था उसे उठाया था। काफी सामान जाया हो गया था, मगर क्या करती, नुकसान तो हो ही चुका था। इसीलिए खामोशी से सारा काम निपटाने लगी थी। किचन साफ करते करते मुझे तकरीबन 1.5 घंटा बीत गया था। मेरी कमर तख्ता हो गई थी। किचन वगैरह साफ करके मैं अब कमरे में आकर लेट गई थी। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा खाना तैयार करती। वैसे भी सारी सब्जी ज़ाया हो चुकी थी। अभी मैं बिस्तर पर लेटी ही थी जब अचानक मेरा मोबाइल फ़ोन रंग होने लगा था। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मेरे शौहर का ही फ़ोन था। मैंने फ़ौरन ही यस करके कान पर लगाया था। मैं हेलो करती हूँ उससे पहले ही उनकी गरिश्ती हुई आवाज़ मेरे कान के पर्दों से टकराई थी। कहाँ थी तुम? ज़रा तुम्हें होश नहीं होता कब से फ़ोन कर रहा हूँ? देखो कितनी मिस कॉल की हैं जबकि मैं बोली नहीं। इसमें तो एक भी कॉल नहीं आई हुई। अगर उठी तो मैं फ़ौरन उठा लेती। वो बोले तुम्हारा ध्यान ही नहीं होगा, हर वक्त अपने अप में मगन रहती हो। खैर मैंने तुम्हें कुछ तस्वीरें सेंड की हैं, वो देखो। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ जोड़े खरीदे हैं। कल मेरे दोस्त आ रहे हैं तो तुम वही ज़ेब-ए-तन करूंगी। उनकी बात सुनकर मैंने जी बोला था और मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने व्हाट्सएप खोला तो सामने ही उनका नाम जगमगा रहा था। इनबॉक्स खोलकर मैं तस्वीरें देखने लगी थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़रें इन तस्वीर पर गई, मैं हैरान रह गई थी। मेरे शौहर ने आज तक मुझे कभी भी इस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करने के लिए नहीं बोला था। वो लिबास सब मॉडर्न थे। मैंने फ़ौरन वॉइस नोट छोड़ा था। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और ख़ासकर किसी गैर मर्द के सामने तो हरगिज़ नहीं। अपने सोच भी कैसे लिया कि कल आपके दोस्त आएंगे तो मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगी। अगर आप मेरे लिए कुछ खरीद रहे हैं तो सादा शलवार कमीज खरीदने। इसके अलावा मैं कुछ भी पहनने का इरादा नहीं रखती हूं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े मौजूद हैं। मेरी बात सुनकर इनका फौरन ही जवाब मौसूल हुआ था। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहूंगा तुम वही ज़ेब-ए-तन करूंगी। मैंने 2 सूट खरीद लिए हैं और बाकी के भी ले रहा हूं। आइंदा से तुम इसी तरह के कपड़े पहनूंगी। मेरे दोस्त काफी मॉडर्न हैं, उनकी बीवियां भी ऐसी ही हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मैराई बराबर भी फर्क आए। उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोली, क्या हो गया है आपको? मैं ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं रखती हूं। खुदा के लिए मुझे बख्श दे। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। इंसान की एक इज्जत होती है और मैं अपनी इज्जत गिनवाना नहीं चाहती। ये कहकर मैंने मोबाइल एक तरफ पटक दिया था।
कभी कभी मुझे मेरे शौहर की समझ ही नहीं आती थी। वो दुनियादारी में इतने मसरूफ हो गए थे कि अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को पीछे छोड़ते जा रहे थे। अपना अप लोगों में अच्छा साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते थे। और आज जिस हद को क्रॉस करने की वो बात कर रहे थे, मेरा दिमाग खराब हो गया था। कुछ देर तक मैं गुस्से में बैठी ही रही थी, लेकिन नींद मुझ पर अब धीरे धीरे हावी होने लगी थी। इसीलिए मैं लेट कर कब गहरी नींद में गई, मुझे कुछ पता नहीं चला था। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। मेरी आंख मेरे शौहर के जगाने पर खुली थी। वो सामने ही खड़े हुए थे, हाथ में कॉफी शॉपर वगैरह थे। मैं मंदी मंदी आंख खोलकर जागी तो वो मुझे देखते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, उन्हें ज़ेबे तन करके देख लो। पर खाना भी मैंने खरीद लिया है। मुझे पता था तुम कुछ नहीं बनाऊंगी। किचन तो वाकई तुमने साफ कर लिया। उनकी बात सुनकर मैं हल्का मुस्कुराई थी और बोली, हां, मैं खाना लगाती हूं, कपड़े अब एक तरफ रख दें। वहीं मॉडर्न कपड़े तो नहीं लाए ना? जबकि वो बोले, पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मैं हां बोलकर पहले वॉशरूम गई थी, खुद को फ्रेश किया था और फिर किचन में आकर प्लेटें वगैरह निकाल कर ले आई थी। खाना लेकर वो जमीन पर बैठ चुके थे। हम दोनों मियां बीवी में आदत थी, कहने को हमारे घर में डाइनिंग टेबल मौजूद थी, मगर हम फिर भी जमीन पर बैठकर ही खाना पसंद करते थे। मैंने फौरन ही दस्तरखान लगाया था और सालन वगैरह प्लेट में निकालने लगी थी। वो मुझे देखते हुए बोले, मैं तुम्हारी बात के बारे में सोचता रहा हूं, लेकिन देखो कभी कभी हमें दुनिया के हिसाब से भी चलना होता है। जब तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत दे रहा है कि तुम इस तरह की ड्रेसिंग कर लो तो तुम्हें क्या मसला है? मैं तुम पर कोई और हुक्म लागू नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अपना इख्तियार जताना चाहता हूं। सबकी बीवियों की तरह मैं भी चाहता हूं कि मेरी बीवी भी सबके दरमियान खूबसूरत लगे। उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोली, ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। अब बुरा नहीं मानना, लेकिन एक अदब होता है। मैं किसी भी मर्द के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दोस्तों से मिलूं, उनसे बातचीत करूं, उनके आगे खाने पेश करूं, तो मैं उससे भी कतरा नहीं रही। लेकिन माजरत के साथ मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। मेरा एक मेयार है, मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने। मैं अपने सगे भाइयों के सामने अदब के कपड़े पहनना पसंद करती थी। फिर वो तो एक नामहरम मर्द है, अब तो कम से कम मेरी बात सुने। मेरी बात सुनकर अचानक ही वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोले, ना महरम ना महरम, क्या लगाया हुआ है तुमने? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। वो सब नजरों के बहुत ही बेहतरीन मर्द हैं। तुम उनके साथ कंफर्टेबल रहोगी, बल्कि बहुत अच्छा महसूस करूंगी। जबकि मैं बोली, कभी भी कोई औरत गैर मर्द के साथ कंफर्टेबल नहीं होती और ना मैं होना चाहती हूं। प्लीज मुझे मजबूर मत करें। मेरी बात सुनकर अचानक ही उन्होंने खाना उड़ाकर एक तरफ फेंक दिया था और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, अगर तुमने मेरी हुक्म अदूली करने की जुर्रत की तो याद रखना, मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मेरी मुआशरे में एक इज्जत है। जब हमारा रिश्ता हो रहा था, मेरी माँ ने तुम्हें साफ अल्फाज में बताया था कि मेरा बेटा काफी खुले दिमाग का मर्द है। उसे इस तरह की खवातीन बिल्कुल पसंद नहीं जो उसकी बात को टाल दें। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें इस तरह रहने का बोल रहा है तो तुम्हें रहना चाहिए, और अगर नहीं रह सकती तो अपना बंदोबस्त कर लो। मुझे औरतों की कमी नहीं है। मैंने तो पहले ही अम्मी से कहा था कि मैं इस छोटे से घर की लड़की को नहीं लाना चाहता। अगर मुझे अकेले ही रहना है तो मैं ऐसी लड़की को क्यों लाऊं जो सिर्फ और सिर्फ घर ही संभाल सकती है। शुरुआत मैंने तुम्हें कितना कहा था कि तुम नौकरी कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ हराम की रोटी तोड़नी थी। अगर वो तोड़ रही हो तो कम से कम मेरा साथ तो दो।
उनकी बात सुनकर मैं पत्थर का मुजस्समा बन गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस बात पर रद्द अमल जाहिर करूं, खाना एक तरफ फेंक देने पर या उनके जुमलों पर। फिलहाल मैंने खामोशी से खाना समेटना शुरू किया था और वो कमरे से बाहर चले गए थे। मेरी आंखों में आंसू हो चुके थे। मुझे आज अपनी पसंद पर बेहद पछतावा हो रहा था। जिस वक्त मेरा रिश्ता आया था, मेरे भाई ने मुझे समझाया था कि मुझे ये फैमिली समझ नहीं आ रही है। मैं अम्मी को मना कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम उनकी तरफ माइल हो। मगर देख लो, आगे पछतावा होगा। और उस वक्त मैं सिर्फ ये बोलकर खामोश हो गई थी कि अपने तो अपनी पसंद की शादी कर ली है, कम से कम मुझे तो करने दें। पढ़ा लिखा इंसान इतनी आसानी से नहीं मिलता है। मुझे मेरी जिंदगी मर्जी से गुजारने दें। और आज मुझे इस बात का बेहद अफसोस हो रहा था कि काश मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करती जिसमें गैरत होती, जो अपनी बीवी को लेकर हद से ज्यादा हसास होता। हद से ज्यादा ना सही, मगर कम से कम अपनी बीवी को किसी मर्द के सामने इस तरह का लिबास पहनने का हुक्म ना देता। मैंने कमरे को साफ किया था और चुपचाप बेड पर बैठ गई थी। कहने को मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उनके जुमलों ने मेरी भूख को मार दिया था। रोते रोते मैं कब सोई। मुझे कुछ इल्म नहीं था अगली सुबह का सूरज पूरी अब्बो ताप से रोशन हुआ था। सुबह से ही वो काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि शाम उनके दोस्तों को आना था। मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी, मगर वो बहाने बहाने से मुझे मुखातिब करने की कोशिश कर रहे थे। अभी नाश्ता बनाकर मैं कमरे में ही आई थी, जब अचानक मेरी नजर सोफे पर रखे हुए कपड़ों पर गई थी। उन्होंने जो लिबास कल मेरे लिए खरीदा था वो निकाल कर रखा हुआ था। यकीनन वो ये उम्मीद कर रहे थे कि रात को मैं इस तरह का घटिया लिबास पहनूंगी। वो कुछ कहते इससे पहले ही मैं बोली, मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूं, अगर आपके दिमाग में रात के हवाले से कुछ चल रहा है तो इसे बराह कराम निकाल दें, क्योंकि मैं इस तरह का लिबास पहनकर खुद को नुमाइश नहीं बनाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो बोले, देखो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसमें क्या खराबी है? पूरा लिबास है, बस थोड़ा फिट है और मॉडर्न है। आज के जमाने में तो लड़कियां इस तरह का लिबास पसंद करती हैं। जबकि मैं उनको देखते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं। अगर वो दुबई से आ रहे हैं तो उन्हें अपना कल्चर दिखाएं। उन्हें बताएं कि आप कितने मजहबी इंसान हैं। आपके घर की औरत कितनी नेक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तैयार होती है, आपके लिए मुखलिस है। जबकि वो बोला, आज के जमाने में इन चीजों की कोई इज्जत नहीं है। ऐसी औरतों को सिर्फ और सिर्फ फजूल समझा जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जोड़ी को फजूल कहा जाए। जिस तरह सब अपनी अपनी बेगमात के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ तस्वीर शेयर करते हैं, मेरा भी मन है कि मैं भी ऐसा करूं। बस मैंने कह दिया है, तुम यही पहनूंगी। मैंने फिलहाल उनको कोई जवाब नहीं दिया था। मैं सुबह सुबह कोई बदमुज़गी नहीं चाहती थी। मैं खामोशी से नाश्ता लगाकर एक तरफ बैठ गई थी। वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके मेरे साथ ही बैठ गए थे। उस दौरान हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। नाश्ता कर लेने के बाद वो मुझे देखते हुए बोले, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर तक रात के खाने का सामान दे जाऊंगा। तुम रात में बिरयानी, शामी कबाब और कढ़ाई बना लो। मीठा मैं बाहर से ले आऊंगा, और कोल्ड ड्रिंक भी। इसके अलावा कुछ करना है? इनकी बात सुनकर मैं फौरन बोली, इतना खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? और अब मुझे आज बता रहे हैं। जबकि वो फौरन बोले, मैंने तो तुम्हें में 2 दिन पहले ही बता दिया था, लेकिन शायद तुम्हें दिलचस्पी नहीं थी।
ان کی بات سنकर میں بولی، اب کے صرف 3 دوست آ رہے ہیں، ان کی بیویاں بھی نہیں آ رہیں، تو اب ایک کام کریں، انہیں کسی ہوٹل پر لے جائیں، نہ مجھے ملنا پڑے گا، اور اگر میرا ملنا اتنا ہی ضروری ہے تو میں بھی چل لوں گی، اور اوپر سے برقع پہن لوں گی، کپڑے کی فکری نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، دیکھو آج وہ لازمی آئیں گے، ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، ان کے انے سے پہلے پہلے کھانا بھی تیار کر لینا اور خود بھی ریڈی ہو جانا۔ میں نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کھانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ انہوں نے 1.5 گھنٹے بعد مجھے سارا سامان لا دیا تھا۔ میں صبح سے ہی کام میں لگ گئی تھی، اسی لیے عصر کی نماز کے بعد میں فارغ ہو چکی تھی۔ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے قرآن کھولا ہی تھا جب اچانک میرے شوہر گھر میں آ گئے تھے۔ یقیناً اپنے دوستوں کی وجہ سے آج انہوں نے جلدی چھٹی لے لی تھی۔ اپنے ساتھ لایا ہوا میٹھا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ فرج میں رکھ کر وہ میرے پاس آ گئے تھے، اور مجھے اسی طرح سادہ لباس میں دیکھ وہ فوراً بولے، جاؤ جلدی سے ماڈرن کپڑے پہن لو، میرے دوست کسی بھی وقت ہوتے ہوں گے، میری عزت ہے سب کے سامنے، مجھے اس طرح رسوا مت کرو، اس طرح کے کپڑوں میں تم ان کے سامنے نہیں اسکتی، کچھ تو سمجھو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، دیکھیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھے پریشان نہیں کریں، نہ ہی میں آپ کے دوستوں کے سامنے آؤں گی اور نہ ہی آپ کی عزت میں گھاٹا آئے گا، میں صرف اور صرف ان کو سلام کروں گی اور کھانا لگا کر چلی جاؤں گی۔ یہی ایک بہترین عورت ہونے کی مثال ہوتی ہے۔ اور مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ چھلانگ لگائیں گے؟ اس کو روکیں گے نا؟ تو بس جو سب کر رہے ہیں وہ آپ کا کرنا لازم نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، میرے پاس تمہاری ان فضول باتوں کا جواب نہیں ہے، صرف تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم تیار نہیں ہوئی تو یاد رکھنا کل دوپہر تک میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے کر اپنا اور تمہارا رشتہ ختم کر لوں گا۔ تم مجھے ابھی نہیں جانتی، جبکہ میں بھی۔ فوراً بولی، اگر مجھے اللہ کا احکام ماننے کے لیے اب کی نافرمانی کرنی پڑے تو میں کروں گی، لیکن کسی نامحرم کے سامنے اس طرح کا لباس پہن کر نہیں جاؤں گی۔ یہ بھی میری ضد ہے۔ جبکہ وہ مجھے گھور کر چلے گئے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ میں ان کی بات مان کر ایک ایسا لباس پہن لوں گی جو میرے وجود کو دوسرے مردوں کے سامنے نمایاں کرے گا، اور میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر سے پہلے میرے لیے اللہ کے احکام ضروری تھے، اس کے بعد ہی شوہر میرے لیے کچھ حیثیت رکھتے تھے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ مغرب کی اذان جیسے ہی شروع ہوئی، میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے دوست کسی بھی وقت اسکتے تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ چند لمحے بعد ہی گھر کی ڈور بیل ہوئی تھی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ یقیناً میرے شوہر نے مجھے آنے کا سگنل دیا تھا، ورنہ ان کے پاس چابیاں موجود تھیں۔ میں گہری سانس لے کر اچھی طرح دوپٹے میں خود کو لپیٹ کر باہر ہو گئی تھی۔ گھر کے اندر 3 مرد اور میرے شوہر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ موجود لڑکیاں بھی کافی بے باک لباس میں تھی۔ میں نے ان لوگوں کے آتے ہی اوگے بڑھ کر سلام کیا تھا، جبکہ وہ لوگ مجھے شاید اس گھر کی ملازمہ سمجھ رہے تھے۔ میرے شوہر آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کھا جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے خود اوگے بڑھ کر اپنا تعارف فخر سے کروایا تھا کہ میں جمشید کی بیوی ہوں۔ ان کے دوستوں نے اور ان کی بیگموں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ میرے لباس کا مذاق بنا رہے تھے۔ انسان کو ایسے لوگوں سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہیے جو اس طرح کی گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جن کے لیے انسان سے بڑھ کر ان کا لباس ہوتا ہے۔ فی الحال میں نے ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اٹینڈ کیا تھا، کھانا بھی بہت اچھے طریقے سے لگایا تھا، جبکہ میرے شوہر کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے
کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے میرے رب پر یقین تھا کہ وہ میرا گھر برباد ہونے نہیں دیں گے، اور اگر ہو گیا تو اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ جو لوگ اللہ پر سچا توکل رکھتے ہیں ان کی زندگی کبھی بدتر نہیں ہوتی۔ وقت اتنی دھیرے دھیرے اور تیزی سے گزرا تھا، میرا اخلاق ان سب کو متاثر کر گیا تھا۔ سب بہت اچھے سے ملے تھے، اور تقریباً رات 11 بجے ہمارے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرے شوہر ان لوگوں کے جاتے ہی مجھے دیوار سے لگا کر خوب سخت سنائیں گے۔ میں نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ ان کے ہر جملے کا جواب بھی میرے پاس پہلے ہی تیار تھا، لیکن وہ بس مجھ پر ایک نظر ڈال کر کمرے میں بند ہو گئے۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب بھی وہ غصہ کیے بغیر خاموش ہوتے تھے، ان کے دماغ میں کچھ خرافاتی ہی چل رہا ہوتا تھا۔ پہلی بار مجھے اب پورے دن میں ان سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ دل، کیا دروازہ پیٹ کر اندر چلی جاؤں؟ ان سے بلا وجہ الجھوں؟ لیکن ان کی خاموشی اننے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ آدھی رات کے وقت میں نے کمرے میں جانے کی کوشش کی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں خاموشی سے لاؤنج میں ہی سو گئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن سے میری آنکھ کھلی تھی۔ پورا گھر دھوپ کی روشنی سے روشن ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر باہر کے واش روم سے فریش ہوئی تھی اور کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی تھی، جب اچانک مجھے دروازے سے کھٹکے کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً کچن سے باہر آئی تو میرے شوہر باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میری غلطی تھی، میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، لیکن ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا۔ جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اچھا، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کی بات نہیں مانی، لیکن دیکھیں، میں نے اب کے مہمانوں کو ناراض نہیں کیا۔ سب مجھ سے خوش ہو کر گئے ہیں، اپنے گھر کی دعوت دے کر گئے ہیں۔ اب کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ میں ناشتہ بنا رہی تھی، کچھ کھا کر تو جائیں، پورا دن ہوتا ہے۔ مگر وہ بنا کچھ بھی کہے گھر سے چلے گئے تھے۔ پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مجھے قبول تھا، لیکن ان کی یہ خاموشی میری جان لے رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پراٹھا اور آملیٹ لیے میں خاموشی سے ڈائننگ پر بیٹھ گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے پہلا لقمہ اپنے حلق میں اتارا، وہ لقمہ مجھے کڑوا لگا تھا۔ زندگی میں کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ جب میری ماں کا انتقال ہونے والا تھا، اس وقت بھی مجھے کھانا بہت کڑوالا لگا تھا، اور آج بھی مجھے اسی طرح کڑوا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے میرے بابا کی شدت سے یاد آئی تھی۔ کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں؟ مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ 2 دن پہلے ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے خیریت کی خبر دی تھی۔ میں نے بمشکل آدھا پراٹھا ہی حلق میں اتارا تھا کہ مجھے یکدم الٹی سی محسوس ہوئی تھی، اور آدھا پراٹھا بھی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ میرا دل اب کافی گھبرانے لگا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کل بھی اتنی طبیعت اچانک خراب، اور اب بھی ایسی حالت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے فی الحال سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ شاید نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی جب مجھے دوبارہ کل کی طرح گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسی حالت میری کیوں ہو رہی تھی میں خود نہیں جانتی تھی۔ فی الحال میں کھڑکی کے پاس جا کر ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لینے لگی تھی۔
जब मुझे मेरे शौहर की गाड़ी बाहर रुकती हुई नजर आई थी, मैं हैरान हुई कि ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। अभी सुबह 9 बजे ही तो गए थे और अब 12 बजे लौट भी आए। इसी पुल घर का दरवाजा खुला था। मैं कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन अगला लम्हा मेरे लिए मौत जैसा था। उनके हाथ में एक लिफाफा माउंटेड था। चेहरा काफी सुर्ख हो रहा था, आंखें भी लाल थीं। उन्होंने करीब आकर मेरी आंखों में देखा था और वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, मैं तुम्हें जबान से तलाक नहीं दूंगा। मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें तलाक देने की, लेकिन मैं अब तुम जैसी नाफरमान औरत के साथ भी नहीं रह सकता। तुम्हारी वजह से कल मेरा बहुत मजाक बना है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि मॉडर्न लिबास पहन लो, लेकिन तुमने सुना नहीं। हालांकि वो लड़कियां भी पहन कर आई थीं। उनकी भी बीवी कितने आराम से अपने शौहरों के साथ बैठी हुई बातचीत कर रही थी, लेकिन तुमने सबके दरमियान मुझे बहुत जलील करवाया है। मैं अब तुम जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। कोर्ट की तरफ से 3 नोटिस उते हैं। ये पहला तलाक का नोटिस है। मैं तुमसे अब कोई राब्ता नहीं रखूंगा। अपना सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। जल्द तुम्हें 2 नोटिस और मिल जाएंगे। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे, जब अचानक मैंने उनका बाजू थामा था और उनका रुख अपनी तरफ करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है जमशेद, अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक मॉडर्न लिबास ना पहनने की वजह से अब मुझे तलाक दे रहे हैं। अब पागल हो चुके हैं। अब का दिमाग काम कर रहा है। वो बोले, हाँ, दिमाग काम कर रहा है और 100% कर रहा है। जिस औरत को मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं, मैं क्यों उसका ख्याल करूं। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम कपड़े तब्दील कर लो। तुम्हें पता है, जब जब तुम किचन में जा रही थी, पीछे से वो सब हंस रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे, मुझे पेंडू कह रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से सबके दरमियान मेरी बहुत इज्जत है, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को कदमों तले रोन दिया है। अब मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी हर बात को भी मानेगी और मॉडर्न होगी। तुम जैसी घरेलू पेंडू औरत नहीं बेहतर होगा। आधे घंटे में मेरा घर खाली कर दो, वरना तुम्हारा सामान उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। तुम्हारे बाप ने वैसे भी तुम्हें दिया गया था 4 कपड़े और 1 जेवर, वो सब ले जाना। ये फर्नीचर, ये घर मेरा है, समझ आई? ये कहकर वो अब बाहर ही चले गए थे। घर में ठहरना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा था। उनके जाते ही मैं यकदम जमीन बोस हुई थी। मुझे अब समझ आया था कि सुबह का नाश्ता मुझे कड़वा क्यों लगा था। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। ऐसा लगता था जिस्म से जान निकल गई हो। जमशेद की हरकतें मुझे नापसंद थी, लेकिन मैं हरगिज ये नहीं चाहती थी कि मुझे तलाक हो जाए। मैं फूट फूट के रोने लगी थी। आंखों से आंसू किसी दरिया की मानिंद बह रहे थे। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काफी देर तक मैं जमीन पर बैठी रोती रही थी और फिर चुपचाप कमरे में आकर कपड़े समेटने लगी थी। 1 तलाक हो चुकी थी, बाकी 2 रह गई थी। मैंने यहां से जाना ही मुनासिब समझा था। मेरा दिल बहुत टूट गया था। अगर मेरा दिल संभल जाता तो मैं यहां ठहर कर उन्हें अपनी तरफ राग़िब करती, उनसे माफी मांगती, लेकिन मैं उनसे अब नाराज थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। सामान बगैर समेटकर मैं बाहर आ गई थी। एक चाबी उनके पास थी, एक चाबी मेरे पास थी। मैंने अपनी चाबी अंदर ही छोड़ दी थी और दरवाजा बंद किए मैं अपने बाप के घर की तरफ रवाना हो गई थी, इस बात से बेखबर कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब मेरे बाप की वजह से ही हो रहा है। एक लंबी मसाफत तय करके मैं अपने घर पहुंच गई थी।
रक्षा घर के दरवाजे के पास रुका तो मुझे हिचकियों से रोना आया था। 1 साल पहले उसी चौखट से मैं रुखसत होकर अपने शौहर के साथ रवाना हुई थी और महज 1 साल बाद ही मैं लौट आई थी। मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही थी। रक्षे वाला मुझे रोता हुआ देख बोला, बाजी क्या हुआ, सब ठीक है? जबकि मैंने अब खुद को संभाला था और पैसे वगैरह देकर उतर गई थी। मैंने अभी दरवाजे को खटखटाया ही था जब अंदर से मुझे अब्बू और भाई के चीखने की आवाजें आई थीं। मेरा दम निकलने के करीब आ गया था। मैंने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुद खुल गया था। शायद सिर्फ हल्की कंडी अटकाई गई थी। मैं दीवानावार भागती हुई अंदर गई थी। लाउंज में मेरा भाई मेरे बाप को लाठी से बुरी तरह पीट रहा था। मेरे हाथ बेख्तियार मुंह पर गए थे। मैं हैरान होकर अपने बाप और भाई को देख रही थी। ये मेरा वही भाई था जो बाबा के सामने कभी सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था और आज उन्हें लाठी से पीट रहा था। मैं तड़प कर चीखी थी, ये क्या हो रहा है? अब पागल हो चुके हैं? बाबा को छोड़ें, दिमाग चल गया है। अब का करीब जाकर मैंने फौरन उनको अलहदा किया था, जबकि वो मुझे बोले, तुम हट जाओ हमारे दरमियान से। आज इस बुढ़े को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने जो किया है वो काबिल रहम नहीं है। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और इसको हमेशा हमेशा के लिए थाने में बंद करवा दूंगा। ये फांसी पर चढ़ेगा। इसकी हिम्मत कैसी हुई ये करने की? जबकि मैंने बेरिजेक्टिंग उनके सीने पर हाथ रखकर उन्हें दूर धकेला था और उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसकी ताब न लाते हुए वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हुए थे। न उनको देखते हुए बोली, पागल मत बने भाई, वो बाबा हैं। उन्होंने जो भी किया हो, आपको ये डिफिशेंट नहीं कि आप उन पर हाथ उठाए। आपको पता है, अब जहन्नुम में जाने का काम कर रहे हैं। हद करते हैं। अब दिमाग चल गया है कि अब का वो बोले, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुमने एक दफा अपने बाप से नहीं पूछा उन्होंने क्या हरकत की है। तुम्हें अगर पता चल गया ना, तो तुम उनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करूंगी, बल्कि उनका हाथ पकड़कर उनको घर से बाहर निकाल दोगी। मैं तो सिर्फ मार रहा हूं, तुम उनका कत्ल कर दूंगी मैं। उनको देखते हुए बोली, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मुझे मालूम है रब्बुल आलमीन ने क्या बोला है, वालदैन की इज्जत करो और उनकी हर गलती को मुआफ करना सीखो। वो बूढ़े हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उनसे वजह पूछें, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अगर उनके पास कोई वजह ना हो तब उन्हें मुआफ करना सीखें। औलाद माँ बाप पर हाथ नहीं उठा सकती और जो उठाती है वो जहन्नम में जाती है। क्या आपको नहीं मालूम? उन्होंने ही आपको पैदा किया है। अगर ये ना होते तो आज आप इतने बड़े ना हो पाते। वो बोले, सच जब पता ना हो तो इंसान को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। पूछो अपने उस जालिम बाप से, उसने हमारे साथ क्या हरकत की है। पूछो खड़ी क्यों हो। उनकी बुलंद आवाज सुनकर लम्हे भर के लिए मेरा दिल कपकपाया था। आखिर बाबा ने ऐसा क्या कर दिया था जो भाई इतना गुस्से में आ गए थे। मैं बाबा के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी और उनका हाथ थामकर बोली, क्या हुआ है बाबा? अब ठीक हो? जब अचानक उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया था, मैंने भी उनके गिर्द हाथ लपेट लिए थे। अपने बाप के सीने से लगकर न जाने क्यों मुझे इस बार सुकून नहीं मिला था, वरना हमेशा उनके सीने से लगकर मुझे सुकून मिलता था। अंदर तक ठंडक महसूस होती थी। लेकिन आज पहली बार मुझे वहशत सी हुई थी। मैं बेख्तियार उनसे पीछे हुई थी और उनको देखते हुए बोली, भाई आपको क्यों मार रहे हैं? यहां पर हुआ क्या है? और भाभी कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? सब क्या चल रहा है? मैं अपनी परेशानी मुकम्मल तौर पर भूल गई थी। अगर मुझे अब कुछ याद था तो अपने घर का मसला और अपने बाप की रोती हुई आंखें। वो मुझे देखते हुए बोले, मैं बहुत बुरा इंसान हूं असलम। बिल्कुल ठीक कर रहा है। मुझ जैसे इंसान को इसी तरह लाठी से मारकर खत्म कर देना चाहिए। तुम उसको मत रोको, तुम मारो मुझे।
इतना मारो कि मैं मर जाऊं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। बाबा की बात सुनकर भाई फौरन चलाए थे। मेरे सामने मजलूम बनने की अदाकारी मत करो। तुम क्या समझते हो? ये अदाकारी करके तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें वाकई नहीं छोड़ूंगा। अगर छूटी नहीं होती तो आज मैं तुम्हें मार ही देता। जब मैं फौरन बोली, आप अंदर जाएं। कमरे में मैं एकरब से बात करूंगी। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, ये हमारी जिंदगी है। अब जाएं अंदर। मेरा गुस्से भरा अंदाज देख मेरा भाई ना चाहते हुए भी अंदर चला गया था। मैंने अब अपने बाप को देखा था, जो नम आंखों से मुझे देख रहे थे। वो मेरा हाथ थाम कर बोले, मेरी इतनी तरफदारी नहीं करो। तुम्हें नहीं पता मैं कितना घटिया इंसान हूं। मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं ही असल कसूरवार हूं। आज जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये भी मेरी वजह से ही हुआ है। उनकी बात सुनकर मैं उनको देखने लगी थी। आखिर उनको कैसे पता कि मुझे एक तलाक हुई है? वो बोले, ये सब मेरी इस बेवकूफ़ी का नतीजा है जो मैंने तुम्हारी माँ की जिंदगी में किया था। मेरी एक बेवकूफ़ी ने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली। आज तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं लाचार हो गया। मेरा बेटा मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं फौरन बोली, आपको कैसे पता कि मेरी तलाक हो गई है? इस बात का जिक्र तो मैंने अभी तक किसी से क्या ही नहीं। बाबा मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहे थे और फिर मुझे देखते हुए बोले, दरअसल मैं एक पीर बाबा के साथ मिलकर काम करता हूँ। तुम्हारी माँ मुझे बहुत समझाती थी कि अब इन बाबा और इन अमल वगैरह के चक्कर में ना पड़े, लेकिन मैं सुनता ही नहीं था। वो आमिल बाबा मुझे बहुत पैसे देता था। मुझे कभी गुड़िया, कभी अंडे के छिलके, कभी तेल, कभी पड़ा हुआ पानी, हार फूल, कई तरह की चीजें देखकर हुक्म देता था कि तुम जाओ और किसी कब्रिस्तान की कब्र के नीचे दबा कर ऊ जाओ। ये काम करते हुए मुझे डर लगता था, लेकिन पैसों की इतनी जरूरत थी कि मैं करता चला गया। तुम्हारी माँ मेरे इस काम में रुकावट बन रही थी। मैंने उस बाबा से तुम्हारी माँ की शिकायत कर दी थी और उस बाबा ने मेरे ही हाथों तुम्हारी माँ की हांडी तोड़ दी। यानी उसने तुम्हारी माँ के नाम की गुड़िया दबाई और अगले दिन ही तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हो गया और वो 2 दिन बाद ही इस दुनिया से चली गई। मेरी एक गलती ने हमारा हंसता बुसता घर उजाड़ दिया। मैं फिर भी बाज नहीं आया, हालांकि मुझे पता चल चुका था कि ये काम उस आमिल बाबा का ही है। उसी ने ही काला इलम करवा कर मेरा घर उजाड़ा है। लेकिन मैं इतना पागल हो चुका था कि मुझे न कुछ नजर आता था और न समझ आता था। मैं दोबारा वही काम करने लगा, लेकिन तुम्हारे भाई को मेरी हकीकत पता चल गई। तुम्हारी भाभी अपनी माँ का इलाज उसी आमिल बाबा से करवा रही थी और उस आमिल बाबा ने तुम्हारी भाभी को बता दिया कि मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को खत्म करवाया है। और उसने तुम्हारे भाई को आकर बता दिया, यही वजह है कि तुम्हारा भाई मुझ पर हाथ उठा रहा था। आज तुम्हारी तलाक भी मेरी वजह से हुई है। मेरे पास एक गाहक आया था जो मुझसे अपने दुश्मन का घर तबाह करवाना चाहता था। मैंने जब ये काम आमिल बाबा के सामने रखा तो दोनों ने मुझे समझाया था कि अभी फिलहाल ये नहीं करते, क्योंकि उसका उलट तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनसुर थे। पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे, इसीलिए मैंने हां कह दी। जैसे ही उसके यहां तलाक हुई, तुम्हारे घर भी तलाक हो गई। अगर हम किसी के साथ बुरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होता। और ये बात तुम्हारे भाई को और पता चल गई, इसीलिए वो इतना भड़क गया और मुझ पर लाठी बरसा दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर सिसक सिसक कर रोने लगे थे, जबकि मैं पत्थर की मुजस्समा बनी उनको देख रही थी। क्या मेरी मां के कातिल मेरे बाबा थे? क्या मेरी तलाक के जिम्मेदार वो थे?
کیا ہمارا ایمان اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ ہم انسانوں کی باتوں پر یقین کر کے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھائیں، ان پر غصہ کریں، انہیں گالیاں دیں؟ کیونکہ میری طلاق ہو گئی، کچھ دیر تک میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، اور پھر سر نفی میں ہلا کر بولی، بھائی کی طرف سے میں اب سے معذرت کرتی ہوں۔ میں مانتی ہوں جو آپ نے کیا وہ غلط تھا۔ اپنے اس انسان سے کالا علم کروایا جس کی وجہ سے آپ کے گاہک کے دشمن کی طلاق ہو گئی۔ جس کا الٹ میرے ساتھ ہوا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ لیکن امی کا مر جانا یہ کسی عامل بابا نے نہیں کروایا۔ ہاں، اس نے جو کام کیا وہ وسیلہ بن گیا، لیکن موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مارنے والی ذات بھی وہی ہے اور بچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اگر اس عامل بابا نے کالا علم کر کے آپ کی بیوی کو ختم کیا ہے تو کیا وہ خدا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ انسان کو مردہ بھی کر دے گا اور پیدا بھی کر دے گا؟ میری بات سن کر کمرے سے میرے بھائی باہر آ گئے تھے۔ میرے بابا بولے، لیکن اس نے کالا علم۔ وہ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتے میں نے اسی پل ان کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جس انسان کا ایمان کچا ہونے لگتا ہے وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ اب توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ آپ نے ایسا گمان بھی کیا۔ اور رہی اس کالا علم کرنے کی بات اور اس عامل بابا کی بات، اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ خود کے نفس پر قابو کریں گے، خود کو روکیں گے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، اپنی بیوی کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ مارنے اور بچانے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم جیسے انسان صرف اور صرف اگلے شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، جن کو علم کا پتہ ہے وہ آپ کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، اور جو آپ کی پریشانی میں اضافہ کریں اس علم کے ذریعے وہ جہنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ لیکن اس بات کا فیصلہ بھی ہم کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ میری بات سن کر میرے بابا شدت سے رونے لگے تھے۔ جب اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، میرے بھائی کے پیسنگ نرا شوہر بھی سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی انسو ہی انسو تھے۔ شاید وہ اپنی غلطی سے شرمسار ہو کر واپس لوٹے تھے۔ میں کچھ کہتی اسی پل وہ آگے آئے تھے اور میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھ جیسے انسان کو تم تھپڑ مارو، میں کتنی نیک عورت کو گوانے والا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ جبکہ میں ہلکا مسکرائی تھی اور اپنے شوہر کو نیچے سے اٹھا لیا تھا، میرے بھائی نے بھی میرے بابا سے معافی مانگی تھی۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ زندگی میں کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جب ہم دنیاوی چیزوں پر یقین کر کے اللہ کے بنائے ہوئے احکامات سے رخ پھیر لیتے ہیں، زندگی اور موت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مرا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے مرا ہے، اور اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے۔ ہم جیسے انسان، وہ بھی معمولی انسان، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔